हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी और मेरे वीडियोस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ कोठारी कमीशन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंग्वेज एजुकेशन। कोठारी कमीशन के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि कोर्स टाइटल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है। इसको हमें पढ़ना है किसके रेफरेंस में? लैंग्वेज एजुकेशन, मतलब लैंग्वेज एजुकेशन, लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या बोला, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, एजुकेशन फील्ड में क्या होना चाहिए, किस भाषा में बात होनी चाहिए, उसके बारे में कोठारी कमीशन ने क्या कहा वो हमें देखना है इसमें। पहले तो कमीशन क्या होता है? कमीशन होता है एक कमेटी जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी खास मकसद के लिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपस में डिसाइड करके कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। तो कोठारी इसका नाम क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे इस कमीशन का, और ये 1964 टू 66 तक बनी थी, ठीक। यहाँ पे हम सीधा पढ़ते हैं, अगर आप ऊपर वाला भी देखना चाहते हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ, ये आपकी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ज्योग्राफी और लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का आपका पहले दो पेपर है, वरना इन्हीं के मैं पहले जो कंटेंट है वो अपलोड करती। तो अभी मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं वो नोट्स भी बनाऊँ, तब तक मे भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाए, तो इसलिए मैं यहीं से पढ़ाऊँगी, ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था 1964 में, जिसका नाम रखा गया था इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। इसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन क्यों इसका नाम है? क्योंकि इसका एक चेयरमैन था, ठीक है। उनकी वजह से इसका नाम पड़ गया, जिनका नाम था दौलत सिंह कोठारी, ठीक। और ये कमीशन कब फॉर्म हुई थी? एग्जैक्टली 14 जुलाई 1964। जो दौलत सिंह कोठारी है वो चेयरमैन भी थे किसके उस टाइम? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के, ठीक है। तो ये कमीशन के कुछ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस थी, ताकि वो जो प्रिंसिपल्स बनाएंगे वो किसके लिए हो? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, एंड एडवाइज गवर्नमेंट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल पैटर्न ऑफ इन एजुकेशन। क्या ये जो कमीशन है ये फॉर्मुलेट की गई थी ताकि जनरल प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस बताए फॉर प्राइमरी लेवल इन एजुकेशन फील्ड। इस कमीशन का टेन्योर था 64 टू 1966 तक, और इनको रिपोर्ट करनी थी गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। तो इन्होंने वो रिपोर्ट कब सबमिट की? जून 29 1966, ठीक है। ये जो कमीशन थी, इससे पहले ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इंडिया में 5 कमीशंस बनाई गई थी, और ये कमीशन 6th कमीशन थी, ठीक है। जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इससे पहले और भी कमीशन बनी गई थी 5, और ये 6th कमीशन थी, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट कमीशन थी विद कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन एजुकेशन। फर्स्ट कमीशन थी जिसने कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स दी या रेफरेंसेस दी किस पे? एजुकेशन पे, ठीक है। इसमें मेंबर्स थे, पहले तो इट हैड अ मेंबर सेक्रेटरी एंड एसोसिएट सेक्रेटरी, ठीक है, एंड 15 मेंबर्स, ठीक है। इसमें क्या था? मेंबर सेक्रेटरी, मतलब ये कमीशन लोगों से ही बनी ना, कुछ ग्रुप्स बने लोगों के, तो उसमें कौन कौन से थे? सेक्रेटरी थे, एसोसिएट सेक्रेटरी थे, और 15 अदर मेंबर्स थे। इसमें इसके अलावा कोर ग्रुप था एक, मतलब जिनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। और द कमीशन हैड अ पैनल ऑफ ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्रोमिनेंट, और क्या थे इसमें? प्रोमिनेंट एकेडमिशियंस थे, मतलब कि जो एजुकेशन फील्ड से थे, और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे, मतलब जिनको इस फील्ड की नॉलेज थी। ऐसे नहीं कोई भी ऐरा गैरा लाया गया और इस कमीशन में बिठाया गया, नहीं, उनको प्रॉपर वो एक्सपर्ट्स थे। जिसमें ये एक्सपर्ट्स नंबरिंग 20, ठीक है। कंसल्टेंट जो थे, मतलब इसमें जो कंसल्टेंट्स थे वो कौन से थे? मेजरली एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स, और इनका नंबर था 20, और 19 टास्क फोर्स थे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये था। इसमें मेन फ्रंट लाइन एक्टिविटीज़ जो है वो हेल्प की गई थी बाय 19 टास्क फोर्स, मतलब कि इसमें जो स्कूल्स में खुद जाके विजिट करते थे, वहाँ के प्रॉब्लम्स देखते थे क्या कहाँ पे लूप होल्स है, तो उसके लिए 19 टास्क फोर्स जो है वो, या वर्किंग ग्रुप्स, वो अलॉट किए गए थे। वो स्पेसिफिक एरियाज और एक्टिविटीज़ को क्या करते थे? हैंडल करते थे। इसका टेन्योर कितना था, मतलब कितने टाइम के लिए था? ये 21 मंथ्स के लिए। द कमीशन इस 21 मंथ में कमीशन ने इंटरव्यू किया 9000 इंडिविजुअल्स को, जो एजुकेटर्स थे, जिसमें एजुकेटर्स भी थे, ठीक है। 9,000 इंडिविजुअल्स को इन्होंने इंटरव्यू किया, जिसमें एजुकेटर्स भी थे, स्कॉलर्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। जब उनसे इन्होंने बात की, इनको पता चला कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से इन्होंने रिकमेंडेशन दी। और इन्होंने एग्जामिन नियरली कितने मेमोरेंडम्स को किया? 2400। तो इस कमीशन के फाइनली 287 पेजेस थे, ये याद रखना, ठीक। 29/6 ये रिपोर्ट जो है फाइनली सबमिट की गई 29 जून, जो मैंने पहले भी बोला, 1966 को। किनको किया ये सबमिट इन्होंने? ये रिपोर्ट, मतलब एक पेज पे लिखा गया रिकमेंडेशन या रिपोर्ट, 287 पेजेस पे, ठीक। MC चावला को, जो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे इंडिया में। इन्होंने एक स्टैंडर्ड उस में जो इन्होंने अब ये रिपोर्ट सबमिट की, तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी, मतलब रिकमेंडेशंस मतलब कि कुछ सलाह जो देते हैं हमें, ऐसा करना चाहिए फील्ड में, ऐसे ऐसे जो है वो करना चाहिए, तो इन्होंने वो रिकमेंडेशंस दी। तो फिर इन्होंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो इंडिया के थे उस टाइम, उनको दे दिया। तो इन्होंने बोला था हमें स्टैंडर्डाइज करना है एजुकेशन सिस्टम को 10+2+3 पैटर्न में अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जैसे 10 तक, फिर 10 जो 2 है वो गया 11 12, फिर जो है 3 इयर्स वो ग्रेजुएशन के रहेंगे।
ये जो है ये जो आप पढ़ोगे, इन्होंने जनरल जो है जनरल रिकमेंडेशन दी। लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या बोला वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इन्होंने बोला कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है जिसके एक डिफरेंट नाम है, जैसे किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी हो गया, इन्होंने बोला इस सब को एक ही नाम होना चाहिए, रीनेम किया इसको प्री प्राइमरी। इनका जो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी वगैरह है, इन्होंने बोला उसको एक ही नाम रखना है, दैट इज प्री प्राइमरी। ठीक है। तो इन्होंने क्लासिफाई किया स्कूलिंग को अपर प्राइमरी और हायर प्राइमरी में इन्होंने, या हाई स्कूल में इन्होंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। पहले ऐसे नहीं होता था, ये इन्होंने बताया तो तभी। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को इन्होंने 11th-12th बताया, मतलब ग्रेजुएशन से पहले जो 2 क्लासेस होती है 11th-12th, इन्होंने बोला उसको वैसे ही रखेंगे नाम। या उनको रखेंगे नाम हम हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले जैसे आजकल ग्रेजुएशन होती है, पहले 11th-12th से सीधा यूनिवर्सिटी जाते थे, तो इन्होंने बोला इन 2 क्लासेस को हम प्री यूनिवर्सिटी नाम रखेंगे। अच्छा, जो ग्रेजुएशन है इन्होंने बोला ग्रेजुएशन का हमें 3 ईयर का कोर्स बनाना चाहिए। ठीक। या इसमें इन्होंने बोला कि जो वर्किंग डेज है स्कूल्स में वो होने चाहिए 2, 3, 4 फॉर स्कूल्स, और जो कॉलेजेस के लिए है वो होने चाहिए 2, 1, 6। ठीक है। 216 डेज होने चाहिए कॉलेजेस में वर्किंग डेज, और 2, 3, 4 होने चाहिए स्कूल्स में वर्किंग डेज। ठीक है। और ये आप आवर्स का देखना, वर्किंग आवर्स जो है वो नॉट लेस देन 1000 आवर्स होने चाहिए पर एकेडमिक ईयर। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि लिंकिंग ऑफ कॉलेज टू ए नंबर ऑफ स्कूल्स, मतलब इन्होंने बोला डिफरेंट स्कूल्स को लिंक करो कॉलेजेस के साथ। ये इन्होंने बोला कॉलेजेस को या स्कूल्स को लिंक करो किसके साथ, कॉलेजेस के साथ। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस है, वैसे स्कूल्स के अंदर इन्होंने बोला ये कॉलेज के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के एक कॉलेज है उसके अंडर स्कूल जो है उस डिस्ट्रिक्ट के काम करने चाहिए। अच्छा, इन्होंने बोला स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करो। ठीक है। और इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, तब उतना नहीं हो किया जाता था वुमेन एजुकेशन पे फोकस। ठीक है। और इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें स्कूल्स और हॉस्टल्स बनाने चाहिए फॉर वुमेंस, और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए सबको, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन या किसी भी जेंडर से। इन्होंने बोला हमें करिकुलम जैसे सिलेबस वगैरह आता है उसमें एक तो नेशनल लेवल पे सबका सिलेबस होता है सेम, और स्टेट लेवल का अलग अलग सिलेबस होना चाहिए। जैसे नेशनल लेवल पे मैथ्स बायोलॉजी वगैरह का सिलेबस सबके लिए सेम होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे जैसे मानो इधर कश्मीरी पढ़ते हैं तो दूसरे स्टेट्स में वो कश्मीरी नहीं पढ़ेंगे, तो वो हो गया अलग स्टेट लेवल का करिकुलम, और नेशनल लेवल का जो है वो ओवरऑल इंडिया में होगा। इन्होंने बोला कि मतलब नेशनल लेवल पे अलग सिलेबस होना चाहिए और स्टेट लेवल का अपना अपना उनका कुछ ऐड होना चाहिए सिलेबस में। इन्होंने बोला कि हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि उनको हम गाइड करें और वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें। अब देखते हैं इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में जो है क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने को बोले करिकुलम में। अगर हम देखें क्लास फर्स्ट टू क्लास फोर्थ, इन्होंने बोला एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो रीजनल हो, मतलब उनको पहले से मैं बोलते आ रही हूँ कि इन्होंने बोला कि बच्चों को आप अपनी मदर टंग या अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, और मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। जो आजकल आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट किस हिसाब से हैं, वो पहले नहीं होते थे, उसमें बहुत मेहनत लगी है। तो उसमें से एक है कोठारी कमीशन, इन्होंने बोला एक रीजनल सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, क्रिएटिव स्टडीज, सेल्फ स्टडीज और कुछ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। और इन्होंने क्लास 5th-8th कौन से सब्जेक्ट का इंक्लूड करने को बोले। लैंग्वेज में इन्होंने बोला एक रीजनल होना चाहिए और एक लैंग्वेज नेशनल होना चाहिए, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो इनको रीजनल लैंग्वेज में भी समझाई जाए और वन नेशनल लैंग्वेज में भी। ठीक है। मैथ्स होना चाहिए, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मॉरल स्टडीज़ भी इनको सिखानी है यहाँ पे क्लास 5th-8th। इसके बाद 9th to 10th या 9th और 10th वालों को क्या बोला इन्होंने, जो लोअर सेकेंडरी लेवल है। ठीक है। ये हो गया लोअर प्राइमरी लेवल, हायर प्राइमरी लेवल, ये हो गया लोअर सेकेंडरी लेवल। उनको 3 लैंग्वेजेस पढ़ानी है, रीजनल, अच्छा नेशनल और मदर टंग जो होगी। तो ये होगी 3 लैंग्वेजेस, मैथमेटिकल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, ये क्या था, साइंस स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मॉरल एजुकेशन। ये आप देखना 2 लैंग्वेज, 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड 1 क्लासिकल और फॉरेन लैंग्वेज जो इंग्लिश वगैरह है। और इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स उनको देने हैं, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मॉरल स्टडीज़। ये जो है ये है ओवरऑल इन्होंने क्या बोला। अब हम देखेंगे लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्होंने क्या बोला। पहले इन्होंने बोला क्या कि विगरस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इन्होंने बोला हमें बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम रीजनल लैंग्वेज को डेवलप करें। ठीक है। जिससे क्या होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगी, मतलब बच्चे अपने किससे मतलब अटैच होंगे, कल्चर से। ठीक है। और इन्होंने बोला कि एक बच्चा अपने अंदर कोई भी क्रिएटिव एनर्जीज किससे जो है रियलाइज़ कर सकता है, जब उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। आप अपनी एग्जाम्पल लो, जब आपको सर ने कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ही फुल समझाए, तो मे भी ऐसे केसेस आते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब आपको वो रीजनल अपनी लैंग्वेज जो आपकी लोकेलिटी की लैंग्वेज है उसमें समझा जाता है, तो आपने वो कंसेप्ट अभी तक नहीं बोला होगा। तो इस कमीशन ने बोला कि हमें रीजनल लैंग्वेज पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the university stage. The regional language are already in use of media of education at the primary and second stage. इन्होंने बोला कि अभी रीजनल लैंग्वेज को कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंड स्टेज पे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इंक्लूड करें। ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी इन्होंने बताया।
इन्होंने बोला एट सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड विग्रेसली इंप्लीमेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने रेकमेंड किया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप इंक्लूड करो अपने एजुकेशन सिस्टम में। उसमें क्या है, स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में प्रेफरेबली साउदर्न लैंग्वेजेस जो है अपार्ट फ्रॉम हिंदी हमें सीखना है, एंड इंग्लिश इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। और हमें जहाँ पे हिंदी स्पीक करते हैं, इन्होंने बोला देखो साउदर्न जो है साउदर्न स्टेट्स वहाँ पे ज़्यादा हिंदी नहीं बोलते हैं, तो इन्होंने बोला हमें हिंदी वहाँ पे भी इंक्लूड करनी है, ठीक है, ताकि एक नेशनल लैंग्वेज बन जाए। हमें साउदर्न स्टेट्स को भी हिंदी सिखाना है, और जहाँ पे हिंदी बोलते हैं जैसे नॉर्दर्न स्टेट ज़्यादा, तो वहाँ पे इंग्लिश को इंक्लूड करना है, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी आपने देखा होगा जो साउथ के लोग होते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। तो इन्होंने बोला जोर हमें देना है नॉर्दर्न स्टेट्स में जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोलते हैं उनको इंग्लिश सिखाना है, और साउथ स्टेट्स में ज़्यादातर इंग्लिश भी बोलते हैं और अपनी लैंग्वेज में उनकी होती है तो उनको हमें हिंदी सिखाना है, ठीक है। बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए प्रमोट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, क्योंकि पहले पहले अगर आप हिस्ट्री देखोगे पहले जो है हिंदी नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा बोली जाती थी, फिर बहुत सारे इसके लिए एफर्ट्स लिए गए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है, ठीक है। इसके अपोजिट में साउथ वाली स्टेट्स ने अपोज किया था कि हमारी लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए, इसके लिए हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो इसको एक लिंक लैंग्वेज बताया गया है कि इंडिया में जो मतलब नॉर्थ के साउथ से बात करेंगे तो साउथ वालों को नहीं आती, तो इसको एक नेशनल लिंक लैंग्वेज बनाया गया। तो इस अगर आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो प्रोविजंस है इसी को सेटल में लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन में, वहाँ पे जो मैंने आर्टिकल्स बताए आर्टिकल 351 में मैंने बोला कि इन्होंने उसमें लिखा गया है कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है, इधर भी लिखा हुआ है और उस आर्टिकल में भी है, ठीक है। The establishment in non-Hindi states of colleges and other institutes of higher education which use Hindi as a medium of education should be encouraged। इन्होंने बोला जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती जैसे साउदर्न स्टेट्स फिर से मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलेजेस और जो हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हमें हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन एनकरेज करना है। इन्होंने बोला, इस कोठारी कमीशन में लिखा गया था। संस्कृत हमें पता है हमें कल्चरल यूनिटी है हमारी कंट्री की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी संस्कृत में बहुत सारे मतलब पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे संस्कृत, तो इन्होंने बोला हमें संस्कृत को भी एक्सप्लोर करना है और इसमें भी मेथड ऑफ टीचिंग एनकरेज करनी है, संस्कृत में भी हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इंटरनेशनल लैंग्वेज स्पेशल एम्फेसिस किस पे दिए गए, इंग्लिश पे। इन्होंने बोला लैंग्वेज जो है ये एक लिंकिंग, ये जो इंग्लिश है ये एक लिंकिंग लैंग्वेज है, मतलब कि इससे हम वर्ल्ड के साथ बातचीत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमें इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए, और कुछ और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी, ताकि हम बाहर की नेशन से जो है कम्युनिकेशन करें। वर्ल्ड नॉलेज इज ग्रोइंग एट ए ट्रमेंडस पेस स्पेशली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया मस्ट नॉट ओनली कीप अप दिस ग्रोथ बट शुड ऑल्सो मेक हर ओन कंट्रीब्यूशन टू इट। फॉर दिस पर्पस स्टडी ऑफ इंग्लिश डिजर्व्स टू बी स्पेशली स्ट्रेंथन। इन्होंने इंग्लिश को क्यों ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी, इन्होंने बोला कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, दुनिया के नेशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। क्या बोला इन्होंने, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, तभी हमें इस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज को। तो ये था लैंग्वेज के बारे में जो उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस दिए, क्योंकि हमें लैंग्वेज के बारे में ही इधर पढ़ना था। अब हम कुछ एडिशनल मतलब अगर ज़्यादा कुछ वहाँ पे मार्क्स के क्वेश्चन आए तो हम ये भी लिख सकते हैं। जो फिर उसके बाद ये कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी तो 1968 में 4th लोकसभा जो हुई वहाँ पे जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक बिल पास किया दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन से उठाई गई। जो कोठारी कमीशन ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स या जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया था इसी से फिर बहुत सारे रिकमेंडेशंस लिए गए, जैसे फिर इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो इन्होंने बोला था कोठारी कमीशन ने, वो इसमें इंक्लूड किया गया कि हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। और टीचर्स को जो कोठारी कमीशन ने बोला था उनको पे स्केल बढ़ाओ, क्योंकि जब टीचर्स कंफर्टेबल होंगे तो तभी वो कंफर्टेबली बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो ये वाली रिकमेंडेशंस भी ली गई थी उससे। और हर किसी को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जेंडर से हो, ये वाली रिकमेंडेशन भी इसी से ली गई थी। 10+2+3 पैटर्न भी इसी कमीशन से ली गई थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन जो इन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो बोल रहा था इन्होंने मतलब एस्टैब्लिश करना, वो रिकमेंडेशन भी इसी से ली गई थी, ठीक है। जो फिर उसके बाद दूसरी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 में, राजीव गांधी के टाइम जब गवर्नमेंट थी उसके टाइम, तो उस टाइम भी बहुत सारी रिकमेंडेशन इसी कमीशन से ली गई थी। तो ये जो कोठारी कमीशन है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका इम्पैक्ट है। तो और इन्होंने ये भी बोला था इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज में भी पढ़ाना है, नेटिव लैंग्वेज में भी पढ़ाना है क्योंकि तभी बच्चा समझेगा, और उसके साथ साथ इंग्लिश भी इंक्लूड करना है। इन दोनों की बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है, तो ये भी इंक्लूड किया गया था। तो ये था क्रक्स ऑफ द कोठारी कमीशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आपके लिए मैंने ये जो है किया है, आपके लिए मैं मेहनत करती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट्स, फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करें। आप किसकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, और प्लीज़ मेरे लिए दुआ भी किया करें, प्लीज़ एंड वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन अ पॉजिटिव वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।